सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्वन, वो एक कंजर्व्ड एनर्जी ही है, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट। क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और जो दूसरा फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही होता है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन होगा वही हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, राइट। तो ये कंजर्व्ड हुआ। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होगा? जब यहाँ पर कंजर्व फोर्स होगा, राइट। तो कंजर्व फोर्स लगेगा तब हमें मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व मिलेगी, राइट। बट कुछ फोर्स ऐसे हैं जो कि नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, राइट। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगर एग्जाम्पल्स ले, राइट, तो यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट, वो पहले तो हीट में होगा। ये एक नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी हुई। दूसरा यहाँ पर लाइट होगा, राइट, ये भी एक नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी हुई। एंड जो थर्ड कैटेगरी है वो है साउंड, राइट। तो हीट, लाइट और साउंड तीनों में ये जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी, ऐसा हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है, जो भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। बस जो एनर्जी है उसका इन नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्जन होगा, राइट। तो यहाँ पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसा तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। जो भी सिस्टम एक पर्टिकुलरली आइसोलेटेड रखा हुआ है उस सिस्टम की एनर्जी कंजर्व ही रहेगी, राइट। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को अगर हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम मान ले तो उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, राइट। यहाँ पर कोई भी नई एनर्जी मिलने वाली नहीं है और पुरानी जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होने वाली, राइट। तो यहाँ पर जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो कुछ कॉन्सेप्ट में प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वहाँ पर मोशन के कारण उसमें हीट भी क्रिएट होता है, तो वहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी भी इंक्लूड हो गई, राइट। तो कुछ एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग जब वर्क की बात करते हैं तो जो एनर्जी वर्क के फॉर्म में नहीं मिल सकती उनको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव मानते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है पावर, राइट। तो पावर को समझने से पहले हम लोग वर्क को समझ सकते हैं, राइट। वर्क डब्ल्यू की क्या फॉर्मूला थी? तो डब्ल्यू की फॉर्मूला थी एफ इंटू डेल्टा एक्स, लिख सकते हैं, राइट। मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल मतलब कि वर्क। बट जब वर्क जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ साथ टाइम पीरियड भी यहाँ पर कंबाइन हो जाए, टाइम पीरियड को भी हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में ज्वाइन कर ले, राइट, तो फिर वो पावर हो जाएगा। इस फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग को, राइट, बनानी है, राइट, तो वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा तब वो बिल्डिंग फॉर्म होगी। बट वर्क के साथ साथ वो बिल्डिंग कितनी फास्ट बनेगी उस पर भी हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि जिससे पावर क्वांटिटी हमें मिले। तो पावर और कुछ भी नहीं, इट इज़ डिफाइन एज टाइम रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो वर्क में यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, राइट।
तो जब कभी हम लोग पी की बात करें तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली एवरेज पावर आ जाएगा, राइट। एवरेज पावर, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हम लोग यहाँ पर वर्क देख रहे हैं, राइट। सो डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन दैट इन दैट टाइम इंटरवल, कि कितने टाइम इंटरवल में वो वर्क हुआ है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर की। अब जैसे कि इंस्टेंटेनियस हमने वेलोसिटी देखी थी, राइट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखा था, वैसे ही इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात करें तो वहाँ पर अगेन जो टाइम है वो टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो जब टाइम इंटरवल टेंस टू ज़ीरो होगा तब हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, राइट, वर्क डन इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, राइट। सो यहाँ पर डी डब्ल्यू वर्क डन बाय फोर्स एफ है, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ फॉर डिस्प्लेसमेंट डी आर इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा इक्वेशन एफ मीन्स, अब यहाँ पर जो एफ है वो वेक्टर फॉर्म में है, तो एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में, राइट। तो जब कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट, डॉट मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हमें मिलेगा वर्क डन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर डी डब्ल्यू मिलेगा। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की अगर फॉर्मूला देखें तो इंस्टेंटेनियस पावर की फॉर्मूला यहाँ पर अब पी के फॉर्म में होगी। सो पी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा इक्वेशन वेक्टर एफ, राइट, डॉट डी आर अपॉन, यहाँ पर आएगा डी टी, राइट। तो डी आर बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट है इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, राइट। और एज अ रिज़ल्ट हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वेक्टर एफ डॉट डी आर बाई डी टी, डी बाई डी टी मतलब कि यहाँ पर वेक्टर वी, राइट, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी मतलब कि पावर हो जाएगा, और यहाँ पर जो वेक्टर वी है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि पावर कैसी क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ पर वेक्टर डॉट मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर वेक्टर एफ वेक्टर क्वांटिटी है, डी आर बाई डी टी भी वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो पावर यहाँ पर हमें स्केलर मिल रहा है, राइट। और पावर के अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ पावर कैपिटल पी, राइट, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा m1, राइट, देन L2 T -3, तो ये हो गया पावर का डायमेंशन। अब हम लोग लिखेंगे ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर P, राइट, इज इक्वल टू, ऐसा यूनिट यहाँ पर आएगा पहले तो वाट, वाट एक साइंटिस्ट का नाम है और उसको हम लोग यहाँ पर कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, कैपिटल W उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। और यहाँ पर दूसरा यूनिट अगर लिखे तो वो हो जाएगा 1 जूल सेकेंड इनवर्स, तो ये पावर का एक दूसरा यूनिट हो जाएगा, राइट, 1 जूल सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर जो पावर है उसके अलग अलग रेंज है, जैसे कि यहाँ पर 1 हॉर्स पावर, ये एक यूनिट हो गया पावर का, राइट। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ये एक रेंज हो गई, राइट। उसके बाद दूसरा अगर एग्जांपल ले, मान लीजिए कि हमारे पास एक 100 बल्ब्स है और 100 बल्ब्स को मैं ऑन रखता हूँ फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए 100 वाट्स बल्ब को 10 आवर्स यहाँ पर ऑन रखता हूँ, राइट। अब यहाँ पर जो बल्ब है सिर्फ बल्ब नहीं है, वो 100 वाट बल्ब्स है। तो 100 वाट बल्ब्स को 10 घंटे के लिए अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस वे में, तो कितना पावर यहाँ पर यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, वो देखेंगे, राइट। तो पहले तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, राइट, क्योंकि एनर्जी की फॉर्मूला होती है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, राइट। या फिर हम लोग इसको वर्क भी बोल सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब पावर कितना है तो 100 वाट, राइट,
फॉर ईच बल्ब। 100 वाट बल्ब का एक बल्ब है, राइट, 100 वाट का एक बल्ब है और उसको हम लोग 10 आवर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस वे में। तो 100 × 10, राइट। सो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन अगर करें तो 1000 यहाँ पर आ जाएगा वाट आवर, राइट। ओके, अब 1000 वाट आवर उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इज इक्वल टू किलो में। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 किलो वाट आवर, और अब इसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले जूल में। तो उसके लिए पहले किलो को लेंगे, किलो मतलब 10⁻3, देन इनटू यहाँ पर सेकेंड, राइट, आवर टू सेकेंड में जाएंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, राइट। तो जब कभी भी 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे के लिए हम लोग कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे तो इतनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, राइट। तो ऑलवेज़ जो भी हमारे घर पे बिल आता है वो यूनिट्स में आता है। यूनिट्स का मतलब किलोवाट आवर, राइट। तो डायरेक्ट जितने भी यूनिट्स वहाँ पर कंज्यूम हुए हैं वो डायरेक्ट हमें किलोवाट आवर में ले लेने हैं और फिर उसकी एनर्जी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पावर का कॉन्सेप्ट। तो इस टॉपिक में हमने डायमेंशंस लिखे और उसके यूनिट्स और उसका कन्वर्जन टू एनर्जी में। उसके बाद अगला एग्जांपल है, एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 किलोग्राम। एलिवेटर प्लस पैसेंजर्स इज मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर सेकेंड इनवर्स। The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower, right? तो यहाँ पर एलिवेटर का जो स्ट्रेंथ है, जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है, वो है 1800 किलोग्राम। अब वो जो एलिवेटर है वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है, राइट। और यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसका अपोज कर रही है और फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पर 4000 न्यूटन। तो यहाँ पर मिनिमम पावर हमें फाइंड आउट करना है मोटर का, जो कि एलिवेटर्स को मिल रहा है, राइट, एज अ हॉर्स पावर। वो बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स को फाइंड करने से कि कितना फोर्स यहाँ पर टोटल लगने वाला है, राइट। तो एलिवेटर पर जो टोटल फोर्स लगने वाला है दैट इज़ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द एलिवेटर। तो एलिवेटर पे अगर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो डाउनवर्ड फोर्स टोटल पहले तो mg हो जाएगा, राइट, उसका वेट जितना भी टोटल वेट है वो, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर हमें दिया गया है एफ के फॉर्म में, राइट। सो इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1800 तो यहाँ पर मास ही है, राइट। 1800 इंटू बेसिकली जी मतलब के 10, और फिर यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको यहाँ पर लिखेंगे तो वो हो जाएगा 4000। तो यहाँ पर टोटल जो फोर्स है, राइट, वो हो जाएगा 22,000 न्यूटन। तो इतना फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड एलिवेटर पे लग रहा है। So the motor must supply enough power to balance this force, right? So hence P, power is equal to force into speed, right? F into V is equal to, अब यहाँ पर जो फोर्स है वो 22,000 होगा, राइट। 22,000 इंटू स्पीड यहाँ पर है 2 जो कि दिया गया है, राइट। तो टोटल यहाँ पर अगर हम लोग पावर की बात करें सो दैट इज़ इक्वल टू 44,000 आ जाएगा, 44,000 वाट। और अगर उसको हॉर्स पावर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना है, 746 से डिवाइड कर देना है, राइट। तो 746 से जब डिवाइड करेंगे तब हमें एक नंबर मिलेगा जो कि 59 होगा, 59 हॉर्स पावर। तो यहाँ पर मोटर इतना पावर सप्लाई करेगा एलिवेटर को टू बैलेंस फोर्स, राइट। फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मोटर एलिवेटर को इतना पावर सप्लाई करने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिजन्स। तो फिज़िक्स में हम लोग यहाँ पर बहुत सारे फिज़िकल प्रोसेस के बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। हमने आगे मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, राइट।
तो जब कभी भी कॉलिजन की बात आती है तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत सारे कॉलिजन्स के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मार्बल्स है, राइट। हम जब छोटे थे तब हमने मार्बल्स खेली हुई है, कैरम्स खेला हुआ है, राइट। तो इन सभी में कॉलिजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, राइट। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि स्फेरिकल है उसको एज्यूम करूँगा, जिसका मास है m1, राइट। ये एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, राइट। और ये जो स्फीयर है उसकी जो स्पीड है दैट इज़ v1i, राइट। तो ये बेसिकली स्फीयर जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे बढ़ रहा है, राइट। ओके, अब ये आगे जाके यहाँ पर आगे हमने दूसरा एक स्फीयर रखा है, राइट, जिसका मास है m2। और यहाँ पर अगर देखे जाए तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम लोग y रखते हैं, राइट। ओके, अब जब m1 m2 के साथ कोलाइड होगा, राइट, तो कॉलिजन के कारण यहाँ पर जो m1 और m2 है दोनों के एंगल्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि m2 रेस्ट पे था, राइट। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाने वाला m1 है, राइट। तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ जाने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर m2 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से उसका मास होगा m2। एंड अब स्पीड की बात करें तो नई जो स्पीड है वो लिखेंगे यहाँ पर भी हम लोग फाइनल स्पीड लिखेंगे, राइट। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल स्पीड अब चेंज होके v1f हो चुकी है, राइट। एंड जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल स्पीड चेंज होके v2f हो गई है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पीड भी चेंज होगी, राइट। इनिशियल स्पीड कुछ और होगी और फाइनल स्पीड यहाँ पर कुछ और होगी। अब सेम वे में यहाँ पर अगर बात करें तो बेसिकली जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है वो अलग अलग एंगल्स पे यहाँ पर आगे बढ़े। पहला जो एंगल है पहले ऑब्जेक्ट का वो है थीटा 1, एंड दूसरे ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पर एंगल मिलेगा वो होगा यहाँ पर थीटा 2। तो इस तरीके से एंगल वाइज ऑब्जेक्ट अपनी मोशन यहाँ पर रखेंगे, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर आता है कि ये जो कॉलिजन्स है उसमें कौन सा इलास्टिक होगा और कौन सा इन इलास्टिक होगा। तो यहाँ पर जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड होते हैं, राइट, तो वहाँ पर म्यूचुअल इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करता है, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कॉलिजन टाइम डेल्टा टी है, तो जो मोमेंट है यहाँ पर हमें मिलने वाला है, सपोज के फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट है डेल्टा p1 है, राइट। तो डेल्टा p1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर F12 आ जाएगा, मतलब कि फोर्स ऑन 1/2 इंटू डेल्टा टी टाइम इंटरवल, राइट। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटा होगा। अब सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटा यहाँ पर देखेंगे तो डेल्टा p2 हो जाएगा। तो डेल्टा p2 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा F21 फोर्स ऑन 2/1, राइट, डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो फोर्सेस है और मोमेंटा है वो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ है, जैसे कि वेक्टर डेल्टा p1 एंड वेक्टर F12। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा वेक्टर p2 एंड वेक्टर F21, राइट। तो इस तरीके से ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, राइट। अब यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कि वेक्टर F12 मतलब कि फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर फोर्स ऑन 2/1, राइट। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए बट सेम वैल्यू के यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो एज अ रिजल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी डेल्टा p1 है, मतलब कि जो भी चेंज इन मोमेंटम है, राइट, वेक्टर चेंज इन मोमेंटम प्लस डेल्टा वेक्टर चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो दोनों के चेंज इन मोमेंटम जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे। मतलब कि मान लीजिए कि एक
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बढ़ रहा है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली उतना डिक्रीज हो जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट दोनों का ही अगर समेशन करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। और ये जो ज़ीरो है वो पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल, मतलब कि दोनों के ही जो चेंजेस है वो हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसके मोमेंटम्स और फोर्सेस मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि जब कभी भी इस तरीके से कॉलिजन होगा, राइट, तो कॉलिजन के दरमियान यहाँ पर जो एनर्जी लॉस बोल सकते हैं वो हीट के फॉर्म में भी होगा और साउंड के फॉर्म में भी होगा। क्योंकि हीट क्यों लगेगी? क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे एक दूसरे के तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर हीट फॉर्म होगी और अगेन वहाँ पर टकराने की वजह से साउंड भी क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हुई दूसरे एनर्जी फॉर्म्स में भी, राइट। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग का अगर एग्जांपल ले, राइट, तो स्प्रिंग दो मासिस के बीच कनेक्ट होती है। तो जब कभी भी स्प्रिंग विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी ओरिजिनल शेप वापस रिगेन करती है, राइट, तो वहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही सेम होंगे और तब उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन, राइट। तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी जब सेम होंगी तो हम लोग उसको बोलेंगे इलास्टिक कॉलिजन, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आफ्टर कॉलिजन अगर दोनों पार्टिकल्स साथ में मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। और जो थर्ड कैटेगरी है, राइट, जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी, राइट, वो लॉस्ट मोर कॉमन वेज और अप्रोप्रिएटली जब लॉस्ट होगी तब उसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन। तो ये थे हमारे कॉलिजन के कुछ यहाँ पर कैटेगरीज, राइट। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन, राइट। तो यहाँ पर हमने कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया और पार्टिकल्स की जो मोमेंटम है वो कैसे चेंज होती है, राइट, और फोर्सेस में कैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, यहाँ पर हमने वो डिस्कस किया। उसके बाद अगला टॉपिक है कॉलिजन इन वन डायमेंशनल, राइट। तो यहाँ पर हमें कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन को ध्यान में लेना है, राइट। सो कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन, राइट। तो कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन में यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन साथ में, राइट, मूव करेंगे। ओके, तो उस टाइम पे थीटा वन, राइट, जो एंगल है, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ये एंगल्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ज़ीरो होंगे, मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन हॉरिजॉन्टली एक साथ मूव करने वाले हैं, राइट। तो एज ए रिजल्ट अगर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे मोमेंटम कंजर्व्ड, राइट। तो मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व रहने वाला है एज ए रिजल्ट इनिशियल मोमेंटम, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम में जो पहला ऑब्जेक्ट है वही मूव कर रहा था। तो m1v1 i, राइट, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम में आएगा ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इंटू वी एफ, राइट। तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू वी एफ। तो इस तरीके से मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व्ड रहने वाला है, राइट। सो एज ए रिजल्ट वी एफ को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी एफ इज इक्वल टू यहाँ पर m1 अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों मासिस का समेशन आ जाएगा तो m1 प्लस m2, राइट, एंड देन इनटू वी एफ, राइट। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर v1i आएगा, इनिशियल स्पीड, राइट। ओके, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कॉलिजन, राइट। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो अगर वो लॉस की अगर बात करें तो डेल्टा के, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो यहाँ पर डेल्टा के इज इक्वल टू पहले आएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ m इंटू v1i स्क्वेयर, राइट। देन माइनस यहाँ पर आएगा हाफ
इंटू समेशन ऑफ मासेस मतलब के m1 प्लस m2 इंटू वी एफ स्क्वायर फाइनल स्पीड स्क्वायर, राइट। तो इतना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, राइट। अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें आगे जाके तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1/2। अब कॉमन टर्म्स आएंगी m1 v1 आई स्क्वायर, राइट। तो m1 इंटू v1 आई स्क्वायर, अब ब्रैकेट में लिखेंगे जो भी टर्म्स हमारे पास मिली है, राइट, 1 माइनस m1 अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पर समेशन ऑफ मासेस m1 प्लस m2, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो यहाँ पर ये एक फॉर्म मिला हमें चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी का, सो ये हमारा डेल्टा के हुआ, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो इक्वेशन हमें मिली है उसको हम लोग सॉल्व करें, राइट, जैसे कि ये वाली। तो ये इक्वेशन अब हमारा कन्वर्ट होके इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2, और फिर हम लोग ये m1 प्लस m2 जो है उसको यहाँ पर कैलकुलेट करवाएंगे, राइट। तो जब ये कैलकुलेट होगा तो m1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बची हुई टर्म होगी m2, राइट। और फिर m1 तो आगे है ही, राइट। तो m2 m1 अपॉन यहाँ पर समेशन आएगा m1 प्लस m2 एंड देन इनटू स्पीड स्क्वायर मतलब कि v1 आई स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से ये एक पॉजिटिव फॉर्म हुआ डेल्टा के। पॉजिटिव फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा लॉस हुआ है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। अब इन इलास्टिक हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है, अब इलास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अब इलास्टिक कॉलिजन की अगर बात करें तो इलास्टिक कॉलिजन में सब कुछ कंजर्व्ड रहेगा, राइट। तो इलास्टिक कॉलिजन, और यहाँ पर हम लोग अगेन जो थीटाज है हमारे, राइट, वो ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाने वाले हैं पैरेलली। तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो, ओके। अब उसके बाद मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑल आर कंजर्व्ड, सो इस वजह से यहाँ पर m1 इनटू इनिशियल स्पीड ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो v1 आई से उसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू अगेन m1, राइट, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बट इट इज़ फाइनल, सो v1f प्लस उसके बाद आएगा m2 मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बट यहाँ पर भी फाइनल स्पीड ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट v2f लिखेंगे, राइट। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो सब में से हाफ हाफ कैंसिल करके ही लिखेंगे, तो m1 यहाँ पर आएगा v1 आई स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी यहाँ पर कंजर्वेशन होगा, राइट। तो हाफ कैंसिल हो चुका है m1, उसके बाद लिखेंगे v1f स्क्वायर, राइट, ओके। एंड देन थर्ड के लिए प्लस m2 इंटू v2f स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से दोनों के कंजर्वेशन फॉर्म को हमने यहाँ पर लिख लिया है, राइट, ओके। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है, राइट, उसमें से मैं जो v1i, राइट, उसको यहाँ पर सब्जेक्ट बनाऊँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों इक्वेशन के बेस पर से हम लोग यहाँ पर नया इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि m1, राइट, इनटू v1i इनटू v2f मतलब कि सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड माइनस v1i मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे m1 बट अब स्पीड आएगा फाइनल फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फाइनल स्पीड, सो v1f, राइट, इनटू द ब्रैकेट v2f माइनस यहाँ पर आएगा v1f मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर नया इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा v2f,
राइट। तो V2F ब्रैकेट V1I, देन यहाँ पर आएगा माइनस V1F, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। एंड उसके बाद राइट हैंड साइड इज इक्वल टू V1I स्क्वायर, राइट, माइनस यहाँ पर राइट हैंड साइड आएगा V1F स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशंस फॉर्म होगी। अब ये जो राइट हैंड साइड है उसका यहाँ पर अगर मैं फॉर्म लिखूँ तो वो फैक्टर्स के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा V1I, राइट, माइनस V1F, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट V1I प्लस V1F, राइट। सो इस तरीके से दो ब्रैकेट्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे और एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो V2F है, राइट, उसमें से एक ही टर्म मिलेगा क्योंकि ये टर्म और सामने वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट V2F इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ V1I, राइट, प्लस V2F, राइट। तो V2F इस तरीके से हमें यहाँ पर फॉर्म मिलेगा। अब ये जो बेसिकली V2F है, राइट, उसको हम लोग 6 पॉइंट, राइट, उसको हम लोग बेसिकली मोमेंटम वाले फॉर्म में रखेंगे जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, राइट। तो ये इसको फर्स्ट इक्वेशन देंगे और इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं और जो नया फॉर्म मिल रहा है उसको लिखेंगे तो V1F, राइट, V1F इज इक्वल टू, अब नया फॉर्म जो मिल रहा है वो है ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन ऑफ मासेस M1 माइनस M2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। एंड देन डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे M1 प्लस M2, राइट, इस तरीके से। एंड इनटू V1I मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड V1I, राइट। और उसके बाद यहाँ पर V2F लिखेंगे, राइट, सो कॉमा V2F। अब उसकी फॉर्मूला अगर लिखें तो V2F इज इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर में 2m1 इंटू V1I, राइट, अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं सम ऑफ मासेस M1 प्लस M2, इस तरीके से, राइट। ओके, तो दोनों ही हमें स्पीड मिल गई, फाइनल फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड, फाइनल सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड। अब हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि अननोन क्वांटिटीज़ है V1F और V2F, बट हमारे पास नोन क्वांटिटीज़ है M1 M2 और फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड, तो हम लोग इजीली V1F और V2F फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दो डिफरेंट केस ध्यान में लेंगे, राइट। फर्स्ट केस में यहाँ पर मान लीजिए कि दोनों मासेस इक्वल है, जैसे कि M1 इज इक्वल टू M2। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, जो फाइनल स्पीड है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि दोनों ही सेम मासेस के हैं। अगर V1F ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर V2F उसकी अगर बात करें तो वो डबल, यहाँ पर डबल नहीं बट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के इनिशियल स्पीड जितना हो जाएगा क्योंकि टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। तो फर्स्ट जो मास है वो रेस्ट पे आ जाएगा और फर्स्ट मास ने अपनी पूरी स्पीड सेकंड मास को दे दी, राइट। और यहाँ पर मैं सेकंड केस को अगर ध्यान में लूँ तो सेकंड केस 2, राइट। अब जो मास है, मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है, M2 इज़ मच ग्रेटर देन M1, राइट। तो M2 इज़ मच ग्रेटर देन M1, देन यहाँ पर फाइनल स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वो बेसिकली हो जाएगी इनिशियल स्पीड जितनी बट उसके टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से नेगेटिव आएगा V1I और जो फाइनल स्पीड है सेकंड ऑब्जेक्ट की V2F, राइट, वो यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो
क्योंकि फाइनल स्पीड ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हैवियर मास पूरा का पूरा अनडिस्टर्ब रहेगा, राइट। और जो भी मास है, जो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ही कम है, राइट, वो उसकी डायरेक्शन पूरी ऑपोजिट कर देगा, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 6.12 का पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे चैप्टर्स को बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.